नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विद्युत का अगला पार्ट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात किए थे कि प्रतिरोध क्या है और किन बातों पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे प्रतिरोध की उपयोगिता कहाँ, क्या ये उपयोगी है या नहीं। तो बिल्कुल उपयोगी है। इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए परिपथ में धारा नियंत्रण के रूप में ये नियंत्रक का काम करता है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, इन दोनों में इसका ही उपयोग है। चलिए पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे, बस ये पॉइंट याद रहे। परिपथ में, परिपथ किसे कहते हैं आज मैं बनाकर दिखा दूंगा। परिपथ में धारा नियंत्रक ये कैसे कार्य करता है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। रेडियो कभी चलाए होंगे, उसका वॉल्यूम कभी तेज कभी कम किए होंगे, बस वह धारा नियंत्रक है। धारा तेज प्रवाहित होने लगती है तो आवाज़ ज़्यादा हो जाता है साउंड, धारा कम प्रवाहित होती है तो साउंड कम हो जाए। कभी देखिएगा नया सेल अगर उसमें लगाते हैं तो नया सेल लगाएंगे तो अच्छे से आवाज़ देगा, लेकिन सेल जैसे जैसे कम होता जाएगा, उसकी शक्ति जैसे जैसे क्षीण होती जाएगी वो आवाज़ कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसमें धारा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, कम प्रवाहित हो रही है। तो निश्चित रूप से परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य कौन करता है, प्रतिरोध। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जो रेगुलेटर लगाते हैं, पंखा चल रहा है, पंखे की गति को कम करना है तेज करना है, तो आप देखते हैं ये अगर बोर्ड है एक हमारे पास तो एक गोले की तरह रहता है, उसको हम क्या कर देते हैं, कम और ज़्यादा कर देते हैं तो पंखे की गति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रतिरोध की यह उपयोगिता, इस कार्य के बारे में आप समझ गए होंगे कि परिपथ में धारा नियंत्रक के रूप में प्रतिरोध का उपयोग होता है। दूसरा क्या है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। अच्छा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। साधारण सी बात देखते हैं हम लोग, आप आयरन करते होंगे, विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। हीटर देखे होंगे, जाड़े में यूज करते हैं और खाना पकाने में पहले होता था, उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा दोनों है। विद्युत बल्ब देखे हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा का उसमें एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन हुआ क्यों, इस प्रतिरोध की वजह से। अगर नहीं समझ में आता है तो बस यूं समझिएगा। एक मैं एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहा हूं कि चलिए ये एक विद्युत बल्ब है हमारे पास, ये विद्युत बल्ब है और ये क्या है, फिलामेंट है हमारे पास, ठीक है ना। ये फिलामेंट बताइए किस चीज़ का होता है, टंगस्टन का। एग्जाम में कभी कभी पूछता है तो याद रहे, टंगस्टन को W से दिखाते हैं, वुल्फ्रेम, टंगस्टन, ठीक है ना। ये देखिए आपको क्या लगता है, बहुत मोटा होता है क्या, बहुत पतला होता है और ऐसे कुंडली के रूप में होता है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से कल वाली बात कि R किस पर निर्भर करता है, L पे। जितना अधिक लंबाई होगा प्रतिरोध उतना उच्च होगा, 1/A। ये जितना कम होगा ये उतना अधिक होगा। तो आप देखिएगा इस तार की लंबाई, फिलामेंट 10 रुपये वाला बल्ब ले जाकर आज बारीकी से देखिएगा, फिलामेंट कितना पतली है, पतली का मतलब पतला, ये लेंथ कितना लंबा है और उसकी मोटाई कितनी कम है। तो लेंथ अधिक है, प्रतिरोध उच्च होगा, एरिया सेक्शन कम है, प्रतिरोध उच्च होगा। उच्च प्रतिरोध होगा तो होगा क्या, हीट अधिक उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हीट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इस प्रतिरोध की वजह से, क्योंकि लेंथ भी उस तार का अधिक है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बहुत कम है, जिससे उसका प्रतिरोध उच्च हो गया और उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस हो जाने के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और वो ऊष्मा इस हद तक जाती है कि लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। और जब तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी तो वह किस में बदल जाएगी, प्रकाश में बदल जाएगी।
इससे उच्च अगर आया तो वो किस में बदल जाएगी, प्रकाश में। इतना तक है तो प्रकाश देगा लेकिन बहुत ज़्यादा उजाला नहीं देगा। जैसे अगर ये हमारे पास हीटर है, अब हीटर में आप देखेंगे खाना अगर बनाए होंगे तो इस तरीके से रहता है कुंडली के रूप में, और इसमें क्या होता है, वो स्प्रिंग लगी हुई होती है, ठीक है ना, वो स्प्रिंग लगी हुई होती है इस तरीके से, इस तरीके से लगी है। तो अब बताइए इसकी लंबाई अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है या फिर इसकी लंबाई अधिक है, आप बताइएगा। ऑब्वियस सी बात है इसकी लंबाई अधिक है, ठीक। अब आप देखें वो वायर कितना पतला होता है, स्प्रिंग होता है, तो मतलब उसकी मोटाई भी कम है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध उच्च है। उच्च प्रतिरोध होने के कारण उसमें लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न हो जाता है। आप देखेंगे कि 1500 वोल्ट का है, ऐसे करके देता भी है, कितने वाट का है, कितने वोल्ट का है, ऐसे करके देगा तो कहेंगे 1500 वाट का है कॉयल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे ही होगा तो एकदम हीट होकर के लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, और उससे उष्मा उत्पन्न हो जाती है जिससे खाना तक पक जाता है। यहाँ तक कि उससे कुछ प्रकाश भी निकलता है। अंधेरे कमरे में अगर कर दे तो जरूर कुछ न कुछ प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इस तरीके से हम विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश एवं उष्मा में देखें या नहीं देखें। अर्थात अगर प्रतिरोध नहीं होता, अगर उसमें अवरोध नहीं होता धारा में, तो निश्चित रूप से ना ही ये होता और ना ही ये होता। अर्थात प्रतिरोधक की भी क्या है, उपयोगिता है। पहली उपयोगिता है परिपथ में धारा नियंत्रण करना, दूसरा है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करना विभिन्न क्षेत्रों में। ये यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तन कर सकता है, विद्युत ऊर्जा में भी, ऊष्मीय ऊर्जा में भी। ये तो आपको समझ में आया ही होगा। आप लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय तथा प्रकाशीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ पर धारा नियंत्रक में आप कह सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम, मैं ध्वनि लिख देता हूँ, ध्वनि नियंत्रक या नियंत्रण, ठीक है ना। एक काम क्या है, पंखे की गति नियंत्रण, ठीक है ना। पंखे की गति भी क्या करते हैं हम लोग, नियंत्रित कर लेते हैं। पंखे की गति मैं यहां लिख देता हूं, गति नियंत्रण, ठीक है। रेगुलेटर से हम लोग कम कर देते हैं इसका वॉल्यूम, जो है टेलीविजन हो, डीजे बजता है तो उससे वॉल्यूम कम करते हैं, वो क्या है, परिपथ में धारा का नियंत्रण है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग प्रतिरोधक के मापन की बात करेंगे, फिर संयोजन की, लेकिन उस संयोजन से पहले आज विद्युत धारा का मापन, विभवांतर का मापन, परिपथ, ये सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मैं जो जो बोल रहा हूँ आप अपने भाषा में उसे लिख सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब प्रतिरोध का मापन कैसे करते हैं, तो देखिए अब बनाने जा रहा हूँ मैं एक परिपथ, ठीक है। चलिए, बार बार परिपथ शब्द की बात हम कर रहे थे, तो ये देखिए परिपथ हो गया। परिपथ के लिए क्या चाहिए, ये समझ लीजिए कि हमारा बल्ब है, ठीक है ना। एक बल्ब चाहिए, ये दोनों वायर है, एक सेल चाहिए। ये देखिए इस तरीके से सेल को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है। अगर कई सेल लगा दिए हम लोग तो ये बैटरी हो जाता है। ये बैटरी है और ये सेल है। आप सेल देखे होंगे, इस तरीके से सेल होता है हम लोगों का, घड़ी में लगाते हैं, ये वाला देखे होंगे, ये सेल हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये माइनस, निगेटिव। और बैटरी देखे होंगे तो बैटरी कुछ इस तरीके से भी देखे होंगे आप, मोबाइल में इस तरीके से रहता है, ठीक है। या बैटरी आप इस तरीके से देखे होंगे, तो ये इस तरीके से बैटरी होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इस तरीके से देखे होंगे। तो ये एक रहेगा तो सेल है, और इसमें कई रहेगा तो कई सेल हो जाएंगे तो बैटरी हो जाएगा। देखिए दो सेल है, बैटरी हो गया। अब इसमें क्या है, ये इस तरीके से प्रतिरोध को डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। ये हमारा बल्ब है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लग मैं ले लेता हूँ, ये कुंजी जिसको बोलते हैं। ये देखिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा है, ये सेल है, ठीक है। ये क्या है, कुंजी मैं लिख दे रहा हूँ। कुंजी मतलब स्विच, ये इस समय ऑफ है, जैसे मैं इसको दबा दूंगा ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ये बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। तो इसे ही कहते हैं परिपथ। अगर इस समय है तो बंद परिपथ, अगर इस समय है तो ये खुला परिपथ। याद रहे एनसीईआरटी में इसकी जगह इस तरीके से दिया है, ऐसे, ठीक है ना। ये है तो बंद परिपथ, ये बिंदु नहीं है तो खुला परिपथ। आप अपने से बना लीजिएगा कि इस तरीके से लिख लीजिए बंद परिपथ, इस तरीके से खुला परिपथ। क्लियर है। तो चलिए एक मैं बंद परिपथ ले लेता हूँ। परिपथ के लिए क्या क्या चाहिए, वायर चाहिए, बल्ब चाहिए, रेजिस्टेंस, कुंजी मतलब प्लग चाहिए, अरे स्विच चाहिए, सेल चाहिए, और साथ ही साथ हमें इसमें धारा को, विद्युत धारा को नापने के लिए क्या चाहिए, विद्युत धारा को नापने के लिए एक डिवाइस चाहिए जिसे कहते हैं अमीटर या एमीटर, ठीक है ना। अर्थात विद्युत धारा का मापन किससे होता है, तो बोलेंगे अमीटर, या कहीं कहीं एमीटर लिखता है, ठीक है ना, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एमीटर। और विद्युत धारा का एमीटर से विभवांतर को किससे नापते हैं भाई, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर। मैं बोल दे रहा हूं, उसमें दिख रहा है कि नहीं, याद रहे ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर, V से डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं। तो वोल्ट मीटर को कैसे ऐड करते हैं, तो याद रहे वोल्ट मीटर को मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, ये V हो गया। चलिए भाई, अब यहाँ से इससे आपको कई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, जब मैं अभी प्रतिरोध का संयोजन बताऊंगा तब आप सीख जाएंगे, फिर भी यहाँ पर आप मेमोराइज करिएगा, याद कर लीजिएगा, जब वहाँ समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। अच्छा, ये क्यों जोड़ा गया इसको श्रेणी क्रम में, इसको समांतर क्रम में, तो याद रहे अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। प्रतिरोध कम होने के कारण हम इसे श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, इस कारण समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये श्रेणी और समांतर जब इसको पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसको किस लिए जोड़ते हैं, इसको किस लिए जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, इसको किस लिए जोड़ते हैं समांतर क्रम में। फिलहाल इतना याद आप रखिए, ठीक है। फिर वहां पर मैं एक बार इसका जिक्र करूंगा। ये देखिए, ये आपका हो गया परिपथ। परिपथ के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि परिपथ के लिए एक बल्ब चाहिए या फिर कोई भी डिवाइस चाहिए, आप हीटर ले सकते हैं, पंखा ले सकते हैं, बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, सेल चाहिए, कुंजी चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर चाहिए, अमीटर चाहिए। इन सब के संयोजन को ही परिपथ कहते हैं। कोई पूछ दे परिपथ क्या है तो बस इन लोगों का नाम लेकर के इनको जोड़ देंगे तो हो गया परिपथ, यही परिपथ कहलाता है। अब देखिए, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, अमीटर से। एम्पियर में विभवांतर का मापन किससे करते हैं, वोल्टमीटर से, वोल्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध का मापन। तो प्रतिरोध के मापन में इन दोनों का ही उपयोग है, अमीटर और वोल्टमीटर का। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। इस प्रतिरोध को एक नियंत्रक से काम करते हैं। प्रतिरोध किसका काम करता है, नियंत्रक का काम करता है। तो देखिए, नियंत्रक को ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक तीर से डिनोट मैं अगर कर दिया तो ये नियंत्रक हो गया, धारा नियंत्रक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। देखिए, प्रतिरोध को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, अब ये कर दिया तो मैं धारा नियंत्रक हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, मैं एक बार उच्च धारा, उच्च विभवांतर उसमें क्या कर दिया, प्रवाहित करा दिया, फिर मापन कर लिया कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक। फिर रेजिस्टेंस को बदल करके, मतलब उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा और बढ़ा करके फिर से इसको
प्रवाहित कर दिया, तो इस तरीके से इसका अलग अलग मान आएगा। जैसे ही अलग अलग मान आएगा तो हमें यह पता हो जाएगा कि कितने एम्पियर पर कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, कितने वोल्ट पर कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरीके से हम R अर्थात प्रतिरोध को माप लेंगे। और वो मापन किससे होगा, तो अभी पढ़े V = IR, ठीक है ना। ये प्रतिरोध है तो ये क्या है, विभवांतर बटे धारा, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसको स्थिर कर लिए, अगर हम इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये अगर बढ़ जाता है तो हम माप लेते हैं कि चलो भैया ये 5 ओम आ गया। इसके धारा को अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कम होगा। इसके धारा को कम करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में अपोजिट का संबंध है। तो इसको बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है, अगर इसको कम कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस प्रतिरोध को माप लेंगे। तो प्रतिरोध को कैसे मापा जाता है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध के मापन के लिए हमें वोल्टमीटर तथा अमीटर दोनों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात बिना विभवांतर और धारा के हम प्रतिरोध को माप नहीं सकते। धारा और विभवांतर में ही हम घटा बढ़ा करके प्रतिरोध को माप सकते हैं। एक बार कुछ प्रतिरोध रखते हैं, एक बार कुछ रखते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि इतने धारा पर इतना प्रतिरोध हो रहा है, अर्थात प्रतिरोध का मान कितना हो रहा है। तो ये प्रतिरोध का मापन था। अब पढ़ लेते हैं प्रतिरोध का संयोजन, ठीक। उस प्रतिरोध के संयोजन के बाद पुनः एक बार मैं आपको याद कराऊंगा कि इसको श्रेणी क्रम में क्यों अमीटर को जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। ये याद रखिएगा, ये अमीटर है, ये क्या है, अमीटर। आपको किताबों में ए मीटर भी लिखेगा तो आप समझ जाइएगा। और ये है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, आप लिख लीजिएगा नोट बनाकर कि परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई पूछे क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ये प्रतिरोध कम होने के कारण प्रतिरोध कम होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या बोलेंगे, प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक। इस कारण हम करते हैं। उच्च को क्यों समांतर क्रम में करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप उतार लीजिएगा। चलिए इतना रहने देता हूं मैं। अब देखिएगा प्रतिरोध का संयोजन हम जोड़े कैसे। तो देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या है, दो तरीका है। पहला श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में, मैं बोल दे रहा हूं बस सीरीज में। और ये क्या है, समांतर, पैरेलल, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, सीरीज एंड पैरेलल, ये दो तरीका है जोड़ने का। अब कैसे जोड़ते हैं, तो प्रतिरोध को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से, इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कुछ भी मान लेते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है ना। तो जोड़ते हम किसको हैं, दो या दो से अधिक चीज़ों को ही जोड़ते हैं। तो परिपथ में अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध हैं तभी जोड़े जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो श्रेणी क्रम क्या है, जब प्रतिरोध के एक सिरे को, प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, याद रहे, प्रतिरोध के एक सिरे अर्थात इस दूसरे सिरे को किसी प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अर्थात अगर हम इसके माइनस टर्मिनल को प्लस से जोड़ते हैं
समझ में आया? मतलब विपरीत वाले को जब हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को उसके विपरीत आवेश से जोड़ते हैं, मतलब प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से जोड़ते हैं, तो वह क्रम कहलाता है सीरीज या श्रेणी क्रम। अब देखिए आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस हुआ तो यहाँ पर प्लस। समझ में आ रहा है? देखिए ये लगातार एक सीरीज में जा रहा है कि नहीं। आप मैथ भी पढ़े होंगे तो भी आप आराम से ये समझ लेंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाता है। तो याद रहे, जब पहला सिरा क्या होगा, पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से, पहला ये हुआ दूसरा ये हुआ, तो पहला सिरा इसके दूसरे से जुड़ेगा, अर्थात जब प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, अगर प्रतिरोध ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम में क्या होता है। आप देखिए समांतर रेखाओं पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं कि नहीं, ये एक दूसरे की समांतर रेखा है। बस ऐसे ही है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, ये ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ता है, तो देखिए जैसे ये जुड़ गया तो इसे हम कहेंगे समांतर क्रम। ये देखिए एक सेल से मानकर चलिए हमने जोड़ दिया इसको, ये क्या हो गया, समांतर क्रम में जुड़ा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे ये एक ये दे दिया हमने, एक ये दे दिया हमने, अब ये देखिए जैसे कि ये ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ये भी तो हमारा समांतर क्रम ही है। ये देखिए दोनों समांतर है कि नहीं है, ये पैरेलल है और ये क्या है, सीरीज है। उम्मीद करता हूँ ये संयोजन तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर प्रतिरोध उच्च होने के कारण समांतर में क्यों जोड़े हैं, इसे श्रेणी में क्यों जोड़े हैं, बस ये सुन लीजिएगा ध्यान से। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए, ये अगर श्रेणी क्रम में है तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, कुल प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध बोलता है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, इसे समतुल्य या तुल्य भी बोलता है, इतना याद रहे, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R हो गया इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। जितना प्रतिरोध है उसे डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए, वो श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 1/R, ये देखिए तुल्य प्रतिरोध है। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ कुल प्रतिरोध, ठीक है ना, 1/R बटे इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस ऐसे ही 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn तक मैं कर दे रहा हूँ। मतलब ये क्या हुआ, जब यह श्रेणी क्रम में संयोजन होगा तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, समांतर क्रम में होगा तो इसे हम 1/, करके जोड़ेंगे। ऐसा क्यों जोड़ते हैं, देखिए जब प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, प्रतिरोध उच्च हो जाता है, तब प्रतिरोध को कम करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और जब प्रतिरोध कम रहता है तो प्रतिरोध जब कम है तो उसे कम करने की ज़रूरत है नहीं, तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए ये देखिएगा, ये 2 प्रतिरोध है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ तब और समझ में आएगा यहाँ बना करके। ये 2 प्रतिरोध है आपके पास, ये एक श्रेणी क्रम में जोड़ा हूँ मैं, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, और दो ओम कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं 2 ओम ये भी ले रहा हूँ, 2 ओम और 2 ओम। याद रहे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है ना, बताए हो या ना बताए हो तो ओम, इसको ओम पढ़ते हैं, याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, मैं जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे पास श्रेणी क्रम में है
तो इसका कुल प्रतिरोध कितना आया, 4 ओम। ठीक है, लेकिन सपोज करें कि हमें प्रतिरोध नहीं बढ़ाना है, तब क्या करें, तो उसी 2 ओम को मैंने देखिए किस में जोड़ दिया है, पैरेलल में जोड़ा है कि नहीं। अब चलिए निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। 1/R इक्वल टू क्या हुआ, आधा आधा 1 हुआ। समझ में आया होगा ना, जब ये इक्वल है तो 1 1 2, 2/2 को 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर R इक्वल टू कितना ओम आया, 1 ओम आया। तो अब आप बताइए, दोनों ही प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं, ये भी 2-2 ओम का है, लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा आया और इसका वैल्यू कम आया। क्यों कम आया, तो हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़े हैं इसलिए ज़्यादा आया, और समांतर क्रम में जोड़े इसलिए कम आया। अर्थात जब भी आपको प्रतिरोध को कम करना हो तो आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जब प्रतिरोध को अधिक करना हो तो उसे किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तभी जाकर के अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता था। समझ में आया क्या कि वहां पर क्यों जोड़ा जाता था। तो हमने बताया कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जो कम है तो उसे कम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, श्रेणी, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रतिरोध कम है, अमीटर का प्रतिरोध कम है, इसलिए क्या किया गया, जोड़ दिया गया किससे भाई, श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर का क्या था, वोल्टमीटर का बहुत अधिक था या बहुत अधिक होता है क्या, प्रतिरोध, इसलिए उसके प्रतिरोध को कम करने के लिए किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। उच्च प्रतिरोध, यही हमने बताया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसको समांतर और इसको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछ दे कि परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो कहें क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। यही उससे पूछेगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है, उच्च होता है, इसलिए उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं। जब प्लस का माइनस से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। जब इसका प्लस का प्लस के साथ माइनस का माइनस के साथ जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम टोटल तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 ऐसे करके रहेगा, जबकि समांतर क्रम में 1/R रहेगा, तब तुल्य प्रतिरोध निकलेगा या कुल प्रतिरोध निकलेगा। अगर इतना आपको आ गया तो कल वाले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलेंगे, और न्यूमेरिकल को मैं बारीकी से सॉल्व कराऊंगा, आपको मजा आने वाला है। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।